डी अरेंजमेंट क्या होता है? डी अरेंजमेंट पता है क्या? बोला था चीज़ों को गलत करने का, इधर उधर चीज़ों को घुमाने का। कोई भी अरेंजमेंट सही नहीं होना चाहिए, वो होता है डी अरेंजमेंट। ठीक है, तो ऐसा कुछ है कि आपके पास ना ऐसे दो है बॉक्सेस है, मान लो 1 2 बॉक्स है, उनके अंदर में दो बॉल भी है, दो बॉल रखनी है, उनका नाम भी 1 और 2 है। तो 1 के अंदर 1 रखेंगे तो करेक्ट अरेंजमेंट है, 2 के अंदर 2 रखेंगे तो करेक्ट अरेंजमेंट है। बट उसको छोड़ के गलत काम करने का है, 1 की जगह पे 1 नहीं आना चाहिए, 2 की जगह पे 2 नहीं आना चाहिए, तो वो होगा डी अरेंजमेंट। समझ में आया? डी अरेंजमेंट का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे वही ऐसे 10 का पेपर्स ले लिए, स्लिप्स ले लिए, उन पर 10 बच्चों के नाम लिख दिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब में, बट कोई भी बच्चे को सेम खुद का नाम नहीं मिलना चाहिए, वो डी अरेंजमेंट है। टोटल माइनस जो कंडीशन चाहिए वो माइनस कर दो। जैसे ये 3 लोगों का नाम लिखा, मैंने 3 स्लिप्स बनाई, इधर से 3 लोगों का नाम लिखा। हाँ, तो इनमें से तीनों का अगर मुझे डी अरेंजमेंट चाहिए, तो डी अरेंजमेंट ऑफ टोटल मतलब किसी का भी करेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है इसका मिल गया बाकी 2 में आपस में इंटरचेंज, नहीं, उसमें ये अरेंज्ड हो गया। तो टोटल डी अरेंजमेंट D3 बोलेंगे उसको। 3 लोगों का डी अरेंजमेंट मतलब सबके पास गलत है, सब कुछ गलत है। ठीक है, कुछ भी सही नहीं है। समझ में आ रही बात है? हाँ, तो अब उसमें अपने पास पहला चीज, अगर एक ही इंसान हो तो एक इंसान का डी अरेंजमेंट को बोलते हैं D1। बताओ कितने डिफरेंट तरीके से डी अरेंज कर सकते हो? कुछ तरीका ही नहीं है, सही करना पड़ेगा जेई। ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, घर नहीं ले जा सकते, जो चीज थी वही, चोरी करना नॉट अलाउड। जो चीज है उसको वहाँ पे रखना है, तो इसका तरीका 0। लेकिन अगर 2 चीजें हैं तो 1। हाँ, डी अरेंजमेंट जो होगा इधर 2 आ जाए और इधर, हाँ, तो D2 विल बी 1। अच्छा, तो 3 चीजों का 2 पक्का? आपने लिखा है। कब लिखवाया रे? पढ़ा दिया है? D5 ए, झूठ बोल रहे हो, पढ़ा दिया है। 45 ये लास्ट है बस। हाँ, 45 लिखवाया ना, उसके हाँ, फिर मतलब जल्दी मैं गलत लिख, पर किसी ने कॉपी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। हाँ ठीक है, 45 गलत था, वैसे भी 44 है वो। हाँ, ठीक है, फ्लो में लिख दिया होगा। तो D3 विल बी 2। कौन कौन से D3? 1 की जगह पे 1 नहीं आएगा, 2 आ सकता है, इधर 3 आ सकता है। 2 के साथ में यहाँ पे 1 आ सकता है क्या? 3 आ सकता है। 1 आ सकता है, पर अगर इधर 1 आ गया तो 3 इधर जाएगा, नहीं तो वो तो गड़बड़ हो गया ना। हाँ सही। तो 3 के लिए सोचो, दोनों में से कितनी पॉसिबिलिटीज है? तो 3 को इधर ही आना पड़ेगा, 1 को इधर बताओ 2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? ओनली लास्ट प्लेस। और इधर तो D3 कितने तरीके? 2। वैसे ही अपने पास D4 भी आएगा, 9 आता है। करके दिखाओ। तो 1 2 3 4, 1 की जगह पे 1 नहीं आ सकता, 2 आ सकता है। ठीक है, हाँ, 2 एक के देख लेंगे, फिर 3 केसेस हो जाएंगे वो। तो 2 के साथ में यहाँ पे 1 आ सकता है, आ सकता है। 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, इनमें से कुछ केस रिड्यूस हो जाएंगे, देखते हैं। इधर 1 आया तो इधर 3 और 4 में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी है, 4 ही आएगा, 3 नहीं आ सकता ना, बचा हुआ 3 इधर। तो 2 1 4 3, अगर फर्स्ट प्लेस पे 2 है तो सेकंड प्लेस पे 1 आने के बाद एक ही केस बनेगा क्या? 2 1 4 3। कोई और केस बनेगा? नहीं। फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 3, मतलब ये 2 3। तो यहाँ पे आने का कितना ऑप्शन? 4 1। हाँ, 2 नहीं आ सकता, बिकॉज 2 इधर आ जाएगा तो 4 बेचारा कहाँ जाएगा? तो 4 को इधर आना पड़ेगा, और यहाँ पे 1। इधर 2 है, इधर 4 है, तो इधर 3 आ सकता है, 1 3। और कोई नंबर जो 2 से स्टार्ट होगा? नहीं ना, तो 1 के 3 है। हाँ, तो 1 के 3 आए, 2 के आएंगे, सिमिलरली 3 के लिए भी आएंगे और 4 के लिए भी। 1 के लिए आएंगे क्या? नहीं। तो this into 3, the total number of ways is 9। समझ में आता है? यस सर। और अब 5 वालों का निकालेंगे तो बेसिकली वो ऐसा भी सोच सकते हो
क्यों सोचने का, जान लो। मतलब 44 होने वाला है। 9 5 जा 45 होता है, उससे एक कम है। क्यों है, अब ये तो निकाल के तो देख ही सकते हैं, पर वो तो टाइम पास करेंगे नहीं, 44 तो नहीं बनाएंगे। हाँ, तब इसका एक फॉर्मूला भी है। अगर n चीजों का डी अरेंजमेंट करना है तो डी एन डिस्टिंक्ट चीजों का डी अरेंजमेंट है। हाँ, सिमिलर चीजों को डी अरेंज करना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये सब 1 1 1 होता, ये सब 1 1 1 है, तो क्या डी अरेंज करोगे, 0। हाँ, तो दैट इज दी n फैक्टोरियल इनटू, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत गया नहीं अभी तक। 1/0 फैक्टोरियल था एक्चुअली ये, -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5। कॉमन सेंस से बताओ, अगला वाला 6 आएगा, लास्ट टर्म वाला विल बी तो -1/n फैक्टोरियल। जैसे n का वैल्यू 1 पुट करो तो यहाँ पे कहानी एंड हो जाएगी, तो 0 आ जाएगा। n का वैल्यू 2 पुट करो, इधर कहानी एंड होगी, तो 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इधर 1 आएगा ना। लास्ट टर्म हमेशा 1 ही बनने वाला है। फिर 3 पुट करो, यहाँ तक जाना है, तो n का वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये 0, n का वैल्यू 3 पुट किया मैंने, ओके। तो ये वाला टर्म तो 0 ही था, तो 3 फैक्टोरियल बाय ये वाला 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, कितना हुआ 2, ये 1 और ये 3 का 2 हो गया। अच्छा 4 पुट करो, तो ये वाला तो 0 ही था, क्या आएगा ये 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 माइनस 4 प्लस 1 9, सही है। n का वैल्यू 5 पुट करो, 5/2 3 5 तो ये तो 0 था, 5/2 आएगा, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 डायरेक्ट लिखो, 60 हाँ 5 4 3 का आया रे, 5 इंटू 4 21 है। अच्छा इधर भी था 60 माइनस 5 इंटू 4 20 प्लस 5 माइनस 1, अरे प्लस, अच्छा प्लस 5 कितना हुआ, 44 हाँ 44 ही आता है, D4। ये 4 तो या 5 D5 बेसिकली, ये 4 डी अरेंजमेंट तो आपको याद रखने हैं। इसका लॉजिक क्या है, सुनने का है, हाँ बताओ मेरे को सुनना है। हाँ, टोटल में से वो सब माइनस कर दिया जिसमें एटलीस्ट एक चीज अरेंज्ड थी, तो ये हटाओ नीचे का कैलकुलेशन, वो सब तो क्या है फालतू का। टोटल चीजें अरेंज करने का तरीका कितना, n फैक्टोरियल, ऐसे ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा अब उसमें एक ही चीज जो है उसको फिक्स करना है, उसकी खुद की जगह पे फिक्स कर दी, बाकी चीजों को अरेंज कर दो टोटल बेस। बेसिकली 1 के लिए तो क्या ना हो, 0 0 आ रहा है ना, तो मामला गड़बड़ है। 2 के लिए चलो, तो 2 के लिए अरेंजमेंट का तरीका कैसे सोचोगे, दो चीज, मतलब ये ऐसा है, देखो टोटल चीजों का अरेंजमेंट, टोटल वेस, ऑल पॉसिबल वेस, n फैक्टोरियल। अब उसमें से वो चीज माइनस कर दो जिसमें एटलीस्ट एक जो है, नहीं एटलीस्ट एक डी अरेंज, सॉरी अरेंज्ड हो, ठीक है। तो अब वो एक चीज का अरेंजमेंट हो, बोलने का मतलब क्या है, आपने उन चीजों को आपस में, मतलब जो भी अरेंजमेंट था एक्चुअल में, जो भी कहानी थी, तो एक चीज का अरेंजमेंट मतलब वो एक चीज कोई भी हो सकती है ना। हाँ NC1 इंटू, वेरी गुड, तो ये कितना आएगा n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। हाँ देखो, सबसे पहले n चीजों को अरेंज कर दिया, अब एक चीज सेलेक्ट कर ली जिसको फिक्स रखना है ना, तो एक चीज को सेलेक्ट करने का तरीका n, बची हुई चीजें, ये पूरा सिंप्लीफाई होके क्या आया,
n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। सही है। बट अब इसमें दो चीजें अगर फिक्स कर ये चीजें समझी कि नहीं? दो चीजें फिक्स ओपन करते आता है ना। हाँ, अब दो चीजें, लेकिन इसमें एक दिक्कत हो गई। कौन सी? ये एग्जैक्टली 1 माइनस कर रहे थे। आप ऐसा सोचो कि हमने एग्जैक्टली 1 वाला माइनस किया, तो दो चीजों का क्या हुआ? बाय 2 फैक्टोरियल। वापस प्लस करना पड़ेगा। क्यों? कुछ चीजें एक्स्ट्रा माइनस हुई होगी। दोनों में माइनस सर, एक केस होगा जिसमें मतलब इसमें एक तो फिक्स है, दूसरे में 2 फिक्स है, तो वो भी एक फिक्स हो सकता है। हाँ, ये देखो NC1 जब ले रहे थे, मान लो ऐसे 4 लोग थे, तो 1 आया, 1 के साथ ये 4 लोग थे, इन तीनों का टोटल अरेंजमेंट हुआ, तो उसमें 1 के साथ में यहाँ पे एक 3 भी आएगा, एक केस तो बनेगा ना। फिर आपने एक बार 3 को सेलेक्ट किया, ये NC1 में एक बार 1 आया और एक बार 3 आया, तो 1 वाला ये केस था, 3 वाला ये केस है, उसमें भी एक बार यहाँ पे 1 आएगा क्या? उसके साथ भी तो ऑल पॉसिबल केसेस है ना। हाँ, मतलब आपने ऐसा किया, पहले एक 1 को फिक्स कर दिया और 2, 3, 4 के ऑल पॉसिबल केसेस यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिए। सही है। तो उसमें बहुत सारे आएंगे, 3, 2, 4, 4, 2, 3, जितने भी ये सब पॉसिबल है। तो 1 और 3 यहाँ पे आया एक साथ। अच्छा, फिर सेम कहानी में 3 सेलेक्ट किया, तो 3 को फिक्स किया, तो वापस से जब अरेंज करेंगे चीजों को, तो उसमें भी तो एक सेम केस आएगा ना, जब 3 और 1 साथ में आ गए थे। तो माइनस करते हैं। अभी ठीक है, 3, 4 के लिए नहीं सोच रहे, 3 के लिए बाद में सोचेंगे, अभी 2 एलिमेंट्स के लिए सोच रहे हैं। 3 एलिमेंट्स भी इसमें आ रहे होंगे, इसलिए और आगे कहानी जाएगी प्लस माइनस की। अभी सिर्फ 2 एलिमेंट्स का सोचो। तो एक एलिमेंट को फिक्स करने पे ऑलरेडी इसमें ये जो था 2 केसेस सेम आ गए क्या? नहीं समझा ये बात? समझा। 1, 2, 3, 4, इसमें टोटल वेस्ट निकालो सच दैट फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, टोटल वेस्ट निकालो सच दैट लास्ट पोजीशन पे 3 है। तो ये 1 और 3 के कॉम्बिनेशन वाला, ओनली 1 और 3, बाकी लोगों से लेना देना नहीं है। तो इस 1 के साथ यहाँ पे 3 आएगा या नहीं आएगा? आया। अच्छा, इस 3 के साथ यहाँ पे 1 आया या नहीं आया? तो ये दोनों सेम केसेस हुए या अलग अलग हुए? सेम केस हुए ना। हाँ, तो उसको हमने इसमें डबल चीजें हो गई है। तो 2 लोगों का अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है, तो अभी वो एक बार प्लस करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा माइनस हुई ना चीजें। इसमें तो एवरी केस एक ही बार था ना क्या? इस n फैक्टोरियल में 1, 3, 1, 3 ये वाला 2 अलग अलग केसेस काउंट हुए थे क्या? एक ही केस काउंट हुआ था, लेकिन इसके अंदर हाँ वो NC1 इंटू n-1 फैक्टोरियल ना, तो उसमें दोनों चीजें काउंट हो गई, तो 2 बार चीजें आ गई है क्या? तो एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो गई ना। अगर एक्स्ट्रा माइनस हो गई तो हमें चीजें प्लस करनी पड़ेगी। हाँ, तो क्या प्लस करेंगे? जब 2 लोगों का कॉम्बिनेशन है, 2 लोगों का कॉम्बिनेशन मतलब 1 और 3, 2 लोग अपने प्लेस पे फिक्स है, तो 2 लोगों को सेलेक्ट करने का तरीका NC2। बट अब उन 2 लोगों को उनकी सेम पोजीशन पे करेक्ट वे में अरेंज करना है, राइट? तो करेक्ट वे में अरेंज करने का तरीका एक ही है। बाकी जो चीजें बची वो कितनी थी? n-2 उनके टोटल फैक्टोरियल। तो वापस से ये सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा? n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। बट अब इसमें गलत क्या हुआ? 3 की कहानी। इसलिए ऐसा बनते ही जाएंगे। हाँ, इसलिए वो आगे बनते जाएंगे, क्योंकि 3 का फिर से हमने ज्यादा माइनस कर दिया है, सॉरी ज्यादा प्लस कर दिया है। इसके साथ में ये 2 जो थे, इनके साथ में यहाँ पे भी आया था एक इंसान, मान लो 2 आया होगा, इसके साथ भी एक 2 तो आया ही होगा ना, इसमें भी था, और आएगा एक आध। हाँ, मतलब ज्यादा माइनस कर दिया होगा अपन ने कुछ ना, नहीं ज्यादा प्लस कर दिया। तो इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, तो ज्यादा प्लस हो गया, तो एक बार और माइनस करना पड़ेगा। यस, तो वही प्लस माइनस की कहानी चल रही है। यहाँ पे हमने माइनस किया तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा माइनस हो गया, फिर प्लस किया तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा प्लस हो गया, माइनस करेंगे फिर एक एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा, फिर प्लस करते जाएंगे तो लास्ट में 1 बचेगा। हाँ, अब अगली बार में 3 एलिमेंट्स, तो 3 एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में ये सब में चीजें थी 3 एलिमेंट,
इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी था ना, तो इसमें रिपीटेशन पर आएगा वो इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, तो एडिशन कितने बार हो रहा है और माइनस कितनी बार हो रहा एक है, ही बार तो गड़बड़ हुआ ना मामला। एक बार माइनस कर और फॉर्मूला है उसको यूज नहीं नहीं गड़बड़ हुआ, ओके नहीं, ऑड इवन का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये टोटल चीजों n थी अपने पास, n चीजें थी, n की चलो थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, 5 चीजें थी, ओके। तो टोटल 5 चीजों को अरेंज करने का तरीका कितना, 5 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से एग्जैक्टली एक ही चीज अरेंज्ड रहे करेक्ट वाली, मतलब वो फिक्स है कि एटलीस्ट एग्जैक्टली एक चीज फिक्स है, तो और ये बाकी की चीजें अलग अलग है, मतलब इनका टोटल वेज ना, पर ये एक कौन सा फिक्स है, 1 है कि 2 है, 3 4 5 कौन सा, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा 5 में से। तो ये 5C1 में क्या हटा रहे हैं हम लोग कि एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट नहीं, बेसिकली एग्जैक्टली एक इंसान फिक्स है, हम वो देख रहे हैं। पहले हम जो सोच रहे थे उसमें गलतियां होगी, इसलिए आगे प्लस माइनस करेंगे ना, तो हमने पहले सोचा कि भाई एग्जैक्टली एक इंसान करेक्ट प्लेस पे जा रहा है, तो एग्जैक्टली 1 इंसान कौन या 1 ऑब्जेक्ट कौन, आउट ऑफ 5 कोई भी एक चलेगा, सो 5C1। तो ये 5C1 उस पर्टिकुलर वैल्यू को सेलेक्ट करने का है जो कि करेक्ट प्लेस पे है, सही है। बट ये करेक्ट प्लेस पे है तो उसके साथ में इधर तो ऑल कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना, कितने 4 फैक्टोरियल के, तो ये 4 फैक्टोरियल के, तो ये 5 फैक्टोरियल में से मैंने माइनस कर दिया, सही है। तब इसमें से ये कंफर्म हो गया कि एग्जैक्टली 1 प्लेस, सॉरी हाँ, 1 प्लेस वाले जो लोग थे जहां पे 1 अरेंज्ड था करेक्टली, वो माइनस हो गया, कोई कंफ्यूजन, हाँ। बट जब 5C1 के साथ में इधर ऑल कॉम्बिनेशंस ले रहे थे, तो क्या कभी और कोई करेक्ट प्लेस पे नहीं आया क्या, या आया होगा, ऑब्वियसली आया होगा। ये 1 फिक्स किया, लेकिन इधर ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, दैट 24 अरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स, उनमें से करेक्ट वे पे आया ही होगा ना, जो नहीं चाहिए था। सही है, हाँ। तो अब वो भी तो नहीं चाहिए ना, वो रिपीट हो गया। लेकिन अब उसके बारे में सोचते हैं कौन कितनी बार कहाँ कैसे माइनस हुआ, ऐसे ही है, हाँ। तो वो जो 2 वाला चीज है, मतलब 2 वाला, तो 2 वाले बोलने का मतलब कि 2 चीजें करेक्ट प्लेस पे है, 2 चीजें कैसे हैं, करेक्ट प्लेस पे है, तो वो कितनी बार काउंट हुआ है, इसमें एक बार हुआ है, 2 चीजें करेक्ट हुआ, इसमें तो सब काउंटेड है ना, 5 फैक्टोरियल में सब काउंटेड है, इसमें एक चीज करेक्ट है, एक करेक्ट पे है, 2 करेक्ट है वो भी काउंट हुआ है, 3 करेक्ट हुआ है वो भी हुआ है, 4 भी हुआ है, 5 भी हुआ है, पर 0 करेक्ट वाला कोई भी काउंट हुआ है क्या, नहीं, इसमें 0 करेक्ट काउंट नहीं हुआ, सेकंड वाले में हुआ है, नहीं हुआ ना, हाँ, एक तो फिक्स है ना, तो 0 करेक्ट वाला तो कैसे खत्म हो गया, तो 1 करेक्ट तो फिक्स था, हाँ। लेकिन 1 करेक्ट के साथ में दूसरा करेक्ट भी तो फिक्स हो सकता था ना, ऐसे ही है। तो ये वाला केस कि इस प्लेस पे 1 और इस प्लेस पे 4, इसमें कितनी बार आया, 3 फैक्टोरियल, क्यों 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 और 4 फिक्स कर दिया, नहीं, इसमें ये कॉम्बिनेशन कितनी बार आया? 1 और 4 का कॉम्बिनेशन इसमें कितनी बार आया, 2 बार। ये जो टोटल अरेंजमेंट किया हमने भाई 5, तुम लोग थोड़ा सा ऐसा नहीं समझ पा रहे हो क्या कि अरेंज करने का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल वेज। तो भाई 4 लोगों को अरेंज कर रहे हैं तो एवरी पॉसिबिलिटी, सेकंड नंबर पे सब कुछ आएगा, थर्ड नंबर पे भी सब कुछ आएगा, फोर्थ पे भी सब कुछ आएगा, एवरी नंबर एवरी प्लेस पे इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, और सारे पॉसिबल जितने भी हो सकते हैं दुनिया में सब बनेंगे। ये फैक्टोरियल का मतलब समझता है। तो अगर मैंने ये 5C1 लेने के बाद में 4 लोगों को अरेंज किया इधर, तो ऑल पॉसिबल वेज जितने भी बन सकते हैं सब आएंगे ना, हाँ। तो इस 1 को अगर फर्स्ट प्लेस पे फिक्स किया था और बाकी लोगों को इधर अरेंज किया, तो यहाँ पे 4 आया या नहीं आया, सही है। अच्छा, 4 के साथ में इधर 1 और 3 भी आया था या नहीं, सॉरी
1 और 3 भी आया था या नहीं आया था? आया था ना? समटाइम्स 2 भी आया था। हाँ, अभी हम दो लोगों के कंपैरिजन का सोच रहे हैं, तो एवरी दो नंबर्स का पेयर ऐसा रहा होगा ना, जो 1 के साथ 3 मिलेगा तो 3 के साथ भी 1 मिलेगा फॉर श्योर। एक नंबर के साथ हर एक नंबर के साथ मिलेगा। 1 और 4 भी मिलेगा, 2 एंड 4, तो 4 के साथ 2 भी मिलेगा। 5 के साथ 3 मिला तो 3 के साथ 5। हाँ, 3 और 2 तो 2 के साथ 3 मिलेगा, मिलेगा ना? तो एवरी पेयर डबल डबल आएगा ना? तो इसमें वो जहां पे दो लोग सेम जगह पे थे, मतलब दो लोग करेक्ट प्लेस थे, इसमें कितनी बार काउंट हुए? 2 बार। लेकिन ये तो ऑल डिफरेंट पॉसिबल वेज थे ना 5 फैक्टोरियल, तो इसमें कितनी बार काउंट हुआ था? 1 बार। तो 1 बार प्लस किया और 2 बार तो वापस एक बार तो ये गड़बड़ हुआ ना? क्या एक्स्ट्रा माइनस करोगे? तो 1 बार क्या करना पड़ेगा? प्लस। किसको? लेकिन जब वो 2 बार दो सेम है, दो करेक्ट प्लेस पे आ रहा है, राइट? जैसे 1 और ये 4, ये दोनों फिक्स है, ये 1 और दोनों फिक्स है, ये वाली चीज को एक बार प्लस करना पड़ेगा। हाँ, तो इसके लिए क्या लिखूं मैं यहाँ पे दो लोगों को फिक्स करने के लिए? 5C2 इंटू, बताओ ये वाले स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत? पर ये तो आपने सोचा 1 का और 2 का, इसमें किसी को फिर से कुछ दिक्कत है तो अभी पूछ लो। हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है सबको? अब 3 पे जाएंगे। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 लोग करेक्ट जगह पे थे, वो इसमें थे या नहीं थे? 5 फैक्टोरियल में इंक्लूडेड है। When 3 numbers are correctly placed, 5 फैक्टोरियल में इंक्लूडेड है, नो डाउट? ओके। When 3 numbers are correctly placed, वो 5C1 में है, वो 5C2 में भी है, सब में है, तो माइनस भी करना पड़ेगा ना? दो जगह पे प्लस किया है, एक जगह पे, लेकिन हमें टोटल कितना चाहिए था उसका काउंटिंग? 0। कोई अरेंजमेंट नहीं चाहिए ना, डी अरेंज चाहिए ना, तो माइनस करें तो माइनस। समझ में आया? ये क्या लिखा, माइनस क्यों किया भाई? इसमें प्लस होगी चीजें, इसमें माइनस, फिर इसमें प्लस। 2 बार ऐड हो हाँ, तो 2 बार ऐड और 1 बार माइनस, तो क्या करना पड़ेगा? अभी 3 को फिक्स कर 5C3 इंटू 2 फैक्टोरियल। बताओ ये कहानी क्या है? प्लस 5C। ये नंबर समझा? अब क्या गड़बड़ हुआ? अभी जो 4 फिक्स है वो 2 बार आ गए। 5C4 5C4 से अभी ऐड करना 5C और फिर 5 फिक्स, मतलब 5 में 5 उसका तो एक ही हो सकता है। सर पीछे बढ़ गया भाई। 5 के 5 वाला भाई, 5C5। वो 1 हो गया 0 का। हाँ सर हो गया। बच्चे में दो लोगों को तो टोटल बेस लिखेंगे ना अरेंजमेंट, वो 3 तो कांस्टेंट है, इसके समझा? क्या डाउट है पूछो? ये समझा? तो सेम वे में भाई n की कहानी करी ना, तो n चीजों को अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल, बट उसमें वो एक वाला गलत हो गया, NC1 इंटू, पर इसमें वो 2 वाले का गड़बड़ी हो गई तो उसको ऐड कर दो, लेकिन इसमें वो 3 वालों की गड़बड़ी हो गई। ऐसे ही चलता गया क्या? लास्ट में कहां तक जाएगा? NCN तक जाएगा ना? लेकिन वो डिपेंड करेगा प्लस माइनस क्या है, तो -1/n NCL इंटू 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, वो सब एक ही है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये सब को ओपन करोगे तो क्या आएगा? n फैक्टोरियल वही फॉर्म में लाते यहाँ पे n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो दिख रहा है क्या? यहाँ से n फैक्टोरियल को तुम कॉमन निकाल सकते हो, तो 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। समझा? ये सेम तरीके से एक फॉर्मूला और लिखेंगे अगले महीने में, अगले साल में, नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन 2 फंक्शंस में
नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस में भी एक चीज यूज होती है, वहां पे सिमिलर टाइप का फॉर्मूला मिलता है। जल्दी जल्दी नोट करो। राम ने उसके 4 लोगों को लेटर लिखा, एनवलप, सब पे करेक्ट नाम और करेक्ट एड्रेस लिखा। इंडियन पोस्ट से गलती हो गई। Find the number of ways. नंबर ऑफ वेज कि किसी को भी करेक्ट लेटर ना मिले, या फिर क्या है ना, वो गवर्नमेंट का काम है तो गवर्नमेंट को गाली नहीं देते हैं, आदमी गाली खाएगा। तो उसमें ऐसा आएगा 4 एनवलप, 4 एनवलप्स, और उन पे नाम लिखा 4 फ्रेंड्स का, फिर 4 लेटर्स लिखे फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स, 4 पर्सन्स के लिए ऑब्वियसली 4 लेटर्स लिखे, उन पे भी उनका नाम रखा, बट एनवलप के अंदर रखते टाइम गलती हो गई। तो बताओ कितने डिफरेंट तरीके से वो गलती कर सकता है। D4 कितना होता है? क्या बात है यार, सीख गए तुम लोग तो। अब उसमें ऐसा भी आएगा, तो ऐसा भी आएगा 4 लोग थे बट एग्जैक्टली एक ही इंसान को करेक्ट लेटर मिला, बाकी लोगों के इंटरचेंज हो गए। तो कितने डिफरेंट तरीके से हो सकता है? पहले तो किसको करेक्ट मिला? एग्जैक्टली 1 कौन? 4C1, और फिर बचे हुए 3 लोगों का डी अरेंजमेंट, तो 4C1 इंटू 2, 8 तरीके, 3 लोगों का डी अरेंजमेंट ना। फिर हाँ, 4 में से एक तो करेक्ट हो गया ना, तो ये 3 डी अरेंजमेंट थे। सर उसमें भी केसेस आएंगे ना कि एक बार 2 को सही मिला। तो 4C1 इंटू D3, समझ में आया? हाँ, एटलीस्ट 1 को करेक्ट मिला, तो टोटल में से डी अरेंजमेंट हटा दो। एटलीस्ट 1 को करेक्ट लेटर मिला, टोटल वेज माइनस डी अरेंजमेंट, तो 24 माइनस 9, सही है ना? हाँ, ऐसा क्वेश्चन आएंगे। अब अगला हेडिंग डालो, बायनोमियल थ्योरम। इसका एक अपन ने वो कर लिया कि नहीं रे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू n। हाँ, क्या होता है फॉर्मूला? सॉरी, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस, सर उससे एक क्वेश्चन ये तो अभी नहीं है। हाँ, अभी नहीं आ रहा है। बायनोमियल की अच्छी बात यह है कि इसका जो मेंस वाला पार्ट है वो ओनली इजी वाला है। द प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट हटा दिया गया है, 50% टॉपिक वही है। ठीक है, हम पढ़ेंगे, पूरा ही पढ़ेंगे। सीटी में तो ऑब्वियसली है ही, एडवांस में भी है, सीटी तो भाई है ही। ठीक है, कम आता है, मतलब उतने ज्यादा नहीं मिलता। मिक्स आते हैं चीजें, पीएनसी के साथ आएगा। तो एक ये अभी जो पूछा था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू n, उसके क्वेश्चंस किए थे ना। हाँ, उसमें कंडीशंस थी ना, x का वैल्यू 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा। छोटा वाला आ गया तो x का वैल्यू 7 से छोटा, 9 से छोटा, x का वैल्यू 5 से 10 तक। हाँ, छोटे नंबर में तो केस बना सकते हैं, केसेस बनाने वाले पर ज्यादा लोग आ गए, बहुत सारे लोग वेरिएबल आ गए, तब बायनोमियल का जरूरत पड़ता है। तो एक मेथड आएगा उसी इक्वेशन को सॉल्व करने वाला, बायनोमियल कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, बायनोमियल कोफिशिएंट्स का बायनोमियल के टर्म्स में लिख के उसको भी सॉल्व करते हैं। ऐसे कुछ कुछ एप्लीकेशन है। और एक चीज है पर्टिकुलरली जो मेंस में आएगा, वो रिमाइंडर थ्योरम वगैरह याद है? वेरी गुड। हाँ, तो वो सब आएगा। ठीक है, याद आएगा तो बताने का कितना प्यार है। हाँ, 2⁻1000 को 7 से 8 से 9 से 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, हाँ, ये सबको डिवाइड करेंगे अपन बायनोमियल में, मजा आएगा। वो आसान चीजें हैं, पैटर्न समझेंगे तो। लेकिन है क्या अपने पास? 2 चीजें हैं, एक नहीं 2 चीजें क्या, एक ही चीज है पूरे टॉपिक में, x प्लस वाई द होल रेज़ टू n। बट उससे पहले एक पास्कल ट्रायंगल नाम सुना है? हाँ, बेसिकली बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब क्या है?
बायनोमियल का मतलब वाह नहीं होता बेटा, Two variables. 2 वेरिएबल्स, 2 लोगों का ना। ट्राइनोमियल मतलब, हाँ, पॉलिनोमियल्स मतलब n पावर वाला चीज ना। हाँ, तो यहाँ पे दो मतलब पॉलिनोमियल, सॉरी बाइनोमियल में जो वेरिएबल्स है उनके कोफिशिएंट्स को अगर हम लोग लिखें तो एक ट्रायंगल बनता है। ये सब जानते हो क्या होता है? ये a प्लस बी का पावर 1, a प्लस बी का पावर 2, a प्लस बी का पावर 3, a प्लस बी का पावर 4, a प्लस बी का पावर 5, ये तो तुम लिखोगे। तो अच्छा, a प्लस बी का होल पावर 0 है तो इसके लिए ना कुछ नहीं हो, तो फिक्स है ना 1। a प्लस बी का होल पावर 1 में a का कोफिशिएंट कितना है? 1, b का 1। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना। थोड़ा पैटर्न में लिख रहे हैं। जो फर्स्ट वाला नंबर है उसकी सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उस फिर वो रिड्यूस होते होते लास्ट में वो a खत्म हो गया, b की पावर इंक्रीज होते जा रही है। तो जो पहला नंबर है उसकी हायर पावर इनिशियल टर्म्स में देते हैं। इस तरीके से बायनोमियल थ्योरम डिफाइंड है। वो टर्म काउंटिंग भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। सो इनिशियल में जो पहले लिखा है ब्रैकेट के अंदर उसका हायर पावर, ठीक है, वैल्यू सेम ही, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए, हाँ, बट टर्म फर्क पड़ेगा। यहाँ पे आएगा ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो वो काउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो उसके बाद इधर वाला 1, ये 1 प्लस 1 कितना? 2, इधर और एक लास्ट में 1। अच्छा, इधर एक और 1, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, अगला बताओ। हाँ, 4, अगला बताओ। आधे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है बेटा। ये 1 लिखा, 1 प्लस 4 कितना? 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4, 4 प्लस 1, लास्ट में। तो अगला बताओ, अगला क्या आएगा? 1 क्या बात है, सीख गए, सीख गए। चलो, बायनोमियल आपके हाथों में आ गया। यही था, बायनोमियल खत्म हुआ। चलो आगे टॉपिक, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे? क्या क्या शुरू करें अभी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यस। अच्छा बच्चा है रे। चलो, a प्लस बी का होल क्यूब में a की पहली पावर a क्यूब, नहीं दिख रहा? ओके, a क्यूब, a दिखाई दे रहा है क्या? अगले में a का स्क्वायर आएगा और b की पावर 1, मल्टीप्लाई में 3, फिर इसमें a raised to 4, हाँ, 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर है, ऐसा। अगला बताओ फिर, पावर 5 वाला। बस बस बस, प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 प्लस b raised to 5। सब सीख गए? पार्थ बताओ, क्या डाउट है? पक्का? किसी और को कुछ डाउट है? कुछ नहीं है और जीता तो होल पावर 6 वाला भी लिख सकती हो। हाँ ठीक है, तो नहीं लिख रहे। तो ये वाला जो चीज था पास्कल ट्रायंगल है, लेकिन इससे क्या है ना, ये ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है शेप,
तो ये शायद पहले कभी बनाया होगा या पता नहीं, ये छोटे नंबर्स के लिए ठीक है, जुगाड़ करके निकाल लिया। अब मुझे चाहिए पावर 1000। क्या पूरे पूरे क्लासरूम को बोर्ड बनाना पड़ेगा? सही है ना? उतने में भी नहीं होगा, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। 1000 1000। हाँ यही इनफाइनाइट, लिखते जाओ लिखते चलो। सही बात नहीं, ये भी खत्म होता है। नहीं होता है सर, आज लिखते जाओ। नहीं, इसके भी पेज का एक डायमेंशन है पर्टिकुलर। देखो अगर मैं इसको जूम आउट करूंगा तो दिखेगा। अरे यार देखो खत्म हो गया, स्मार्ट सर। इससे और छोटा नहीं होगा। उस हिसाब से आपने सोचा कि उसका नहीं, वो एक दिन आया था एंड में और नीचे जा ही नहीं रहा था, अंधेरी में आया था मेरे साथ कि वो पेज नीचे ही नहीं जा रहा था। इसके नेक्स्ट पेज करते रहते हो ना, नेक्स्ट पेज हाँ पहले नहीं करता था उस दिन, तो मैं मुंह सब साथ पहले से चल रहा होगा, वो चलता चलता खत्म हो गया वो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो लेकिन ये वाला चीज तो ठीक है भाई, पास्कल ट्रायंगल था बच्चों, जैसा काम हो गया अपना। लेकिन अगर मुझे चाहिए था x प्लस वाई का होल पावर n, ऐसा वाला कहानी, तो एक्चुअली ये है क्या? ध्यान से देखो, एक्चुअली है क्या? ये ना जैसे ये 3 था, तो 3 के ऑल 3 डिफरेंट चीजों को a और b में डिस्ट्रीब्यूट करने के ऑल पॉसिबल वेज लिखे हैं। 3 को a और b में कितने डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? a को आप कुछ मत दो, या पहला केस क्या है, a की पावर 3 सब कुछ a को दे दो, b को कुछ मत दो, या फिर a को 2 b को 1, a को 1 2। इस केस में भी यही है, इस केस में भी यही है, सब में ऐसा ही है। तो एवरी टाइम वेरिएबल्स के पावर्स का सम कितना है? n। हाँ, और कोफिशिएंट क्या है? तो कोफिशिएंट है कि n डिफरेंट चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करो कि सबकी सब a क्यूब को मिल जाए। तो 3 की 3 a को देने का तरीका 1। 3 में से 2 चीजें a को देना है एंड 1 b को। कितने डिफरेंट वे? 3 तरीके। 3c1, वो छोटे वाले पावर के बारे में सोच लेते हैं। 3 में से एक सेलेक्ट करो, b को दे दिया, बचा हुआ सब किसके पास? a के पास। तो 3c1 3 वेज। अच्छा इसमें भी सोचो, ये b का पावर 1 है ना यहाँ पे, तो b का पावर 1 मतलब 4 में से 1 सेलेक्ट करके किसको दिया है? b को। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये वाला चीज क्या है? 6। 4 में से 2 चीजें b को देना है और 2 चीजें a को देने के डिफरेंट वेज। 4c2 आएगा। 4c2 कितना होता है बताओ? हाँ जुगाड़ लगाई, या 4c2 2 इंटू 2 ऐसे आएगा, 6 बोलते हैं उसको। हाँ कहीं भी कर लो। हाँ इसमें ये वाला चीज देखो, ये क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ 5 b को 2 देंगे और a को 3। कितना डिफरेंट तरीके से? 5c2 ना, 2 सेलेक्ट करने पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो x प्लस वाई द होल रेस्ट टू n है, यही चीज है। दोनों सेम ही होता है, अलग अलग थोड़े ना है। तो अब बायनोमियल थ्योरम जिस तरीके से डिफाइंड है, हम उसमें बातें कर रहे हैं। अच्छा इसमें एक और चीज, कोफिशिएंट स्टार्टिंग से देखो लास्ट से देखो सेम सेम ही आएंगे। हाँ, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी स्टार्टिंग और बिगिनिंग सेम रहने वाले हैं ना। हाँ तो कोफिशिएंट में आप, और एक और चीज पता है आपको बायनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, याद है? NCR प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR प्लस 1 पढ़ाया ना मैंने। हाँ याद नहीं होगा तुम लोग को, बात अलग है, बट NCR इज n प्लस NCR प्लस 1 इज n प्लस 1 CR प्लस 1। सबको याद है? वेरी गुड। तो यहां से n में से कुछ 0 सेलेक्ट करो और वो दिया है y को। तो लोवेस्ट पावर पीछे वाले, जो बाद वाला नंबर है उसकी पावर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये वे है बायनोमियल थ्योरम को डिफाइन करने का। वैल्यूज उल्टा लिख दोगे, वैल्यूज में डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट काउंट नंबर में, लोकेशन में डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये y रेस्ट टू 0, तो x के साथ में कितना आएगा बताओ? n। अच्छा प्लस एक तरीका ये हो गया, दूसरा NC1, y को कितना दूं? 1, x को,
हाँ, बचा हुआ सब कुछ x को। तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। अगर मैंने y और x को बदल दिया तो x और y की पावर्स बदल जाएगी, फर्स्ट टर्म में अलग और सेकंड टर्म में अलग, राइट, उल्टा हो जाएगा एक्चुअली। तो अब ऐसे ही बताओ थर्ड टर्म क्या आएगा? इसमें किसी को डाउट? अच्छा, लास्ट टर्म क्या आएगा? हाँ सही बात है। तो अभी इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये n+1th टर्म है, जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होके n पे जा रही है ना, तो टोटल गैस n+1 टर्म्स, राइट। हाँ, तो यहाँ पे पहला चीज आया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने हैं बताओ? हाँ, सम ऑफ पावर्स इन ईच टर्म कितना आ रहा है? n। कोई कंफ्यूजन? पक्का? अच्छा, TR+1, TR+1 क्यों? जो मैं फर्स्ट कोफिशिएंट है, मतलब जो NC वाला कोफिशिएंट है, मैं उसको NCR लिखने वाला हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से कैलकुलेशन आसान रहे। अगर NCR-1 लिखा तो थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होगा। टर्म 1 में R का वैल्यू कितना आ रहा है? सेकंड में, थर्ड में 2, तो जो भी टर्म का वैल्यू है उससे 1 कम आ रहा है ना R। सो यहाँ पे टर्म का नाम हम TR+1 लिख रहे हैं। सो फॉर R इक्वल टू 0 इट विल बी T1, फॉर R इक्वल टू 1 इट विल बी T2, फॉर R इक्वल टू 3 इट विल बी T4। समझ में आया? तो इधर R+1 है तो इधर R है, एक काउंटिंग कम है। बड़ा ही काम का है, आज का पूरा क्लास इसी पे जाएगा। ये जनरल वाला मतलब, हाँ, NCR इंटू एक्स का पावर इंटू, हाँ, पूरा इतना ही सिलेबस में है कल के टेस्ट में और मेंस में भी। ये और एक पार्ट और है वो पावर वाला, जो नए साल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? कौन सा वाला? R+1 आपने कैसे लिया? ये फर्स्ट टर्म 0 है। नहीं, फर्स्ट टर्म में R का वैल्यू 0 है। कंपेयर बेटा, कंपेयर किया तो देखो ये 0, 1, 2 सीरीज पढ़ा अपन ने, तो जो चीज ऐसा बदल रहा है उसको ढूंढेंगे ना n के टर्म्स में। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे कितना आ रहा है? 0। यहाँ पे तो ये नंबर कौन सा टर्म है? सेकंड में 1, थर्ड में 2, ऐसे ही है। तो फोर्थ में क्या आएगा? 100th में 99 एक कम आएगा ना, 100 में 99 आएगा, 40 वाले में 39। तो बताओ कब आएगा 70? 71 में NC 70 कब आएगा? T71 में ना। ए तो बताओ NC 85 कब आएगा? 86 NC 200 कब आएगा? तो बताओ NCR कब आएगा? TR+1 term. तो NCR will be the coefficient in the term TR+1. समझा? पैटर्न समझ में आया? Now the relation between the powers and that R. तो ये पावर, ये वाला जो 0 है वो पीछे वाला जो सेकंड टर्म लिखा है उसका वेरिएबल ये R सेम ही है। 0 है तो 0 है, 1 है तो 1, 2 है तो 2। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? नहीं। हाँ, तो क्या हो जाएगा ये y⁻r एंड n-r विल बी द कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, पावर ऑफ x। अब इसमें ये जो कहानी नोट करने का मौका मिलेगा, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना, बेसिकली उनका नाम है बाइनोमियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो आज तक पढ़ते ही आए हम लोग, द मल्टीपल ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड द कोफिशिएंट। बट यहाँ पे x और y का वैल्यू कुछ भी रखूं मैं, इवन नंबर्स लिख दूं, x का वैल्यू 1 लिख दिया, y का वैल्यू 2 लिख दिया, या x का वैल्यू 1 रखा, y को y ही रखा, तो y अगर x की जगह पे 1 रखा या x की जगह पे 2 रखा तो y के कोफिशिएंट बदल जाएंगे, बट बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं बदलेंगे। द बाइनोमियल कोफिशिएंट आर द कोफिशिएंट इन दिस फॉर्मूला, दैट इज NC0, NC1, NC2 till NCn।
ये फिक्स है, कुछ भी पावर लिखा हो, कोई भी नंबर हो, नहीं पावर n पर डिपेंड करेंगे, अंदर में x और y कुछ भी हो, NCR आर दी कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट। समझता है? कोई कंफ्यूजन? तो अब यहां से ये बताओ सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आएगा? तब सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलने का मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूं NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल, हाँ तो कभी पढ़ा है जिंदगी में? पढ़ाया है मैंने ही, 2n ना। इस इक्वेशन में इस दोनों साइड है ना, आइडेंटिटी है ना बेसिकली, तो वेरिएबल को अगर 1 1 1 रख दे तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? अगर ऑल वेरिएबल्स x और y को 1 लिखो तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? और वही रिक्वायर्ड है क्या? बट इक्वेशन है तो दोनों साइड में 1 1 पुट करेंगे ना। हाँ तो ये 1 + 1 का होल पावर n कितना आ गया? ये आया कहां से? पुट x = y = 1 इन x + y द होल रेज़ टू n। पीएनसी में पीएनसी से सोचा था नंबर ऑफ वेस्ट ऑफ द सिलेक्शन, ऑल पॉसिबल वेस्ट टू सेलेक्ट, याद आ रहा है? हाँ तो सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है, वहां ऐसे सोचा था, एवरी टाइम 2 2 2 2 2 पॉसिबिलिटीज थी। हाँ वहां अलग तरीके से सोचा था, यहाँ पे अलग कैलकुलेशन में दिख रहा है। ये आपने x = y = 1 क्यों डाला हुआ? यहाँ से मुझे वेरिएबल हटाना है, क्योंकि देखो वो चाहिए था ना, मुझे ये चाहिए ना, Anything raised to 1 1 होता है ना भाई। 1:1 ये हट जाएगी ना वेरिएबल। जब भी आपको ना सिर्फ वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को बचाना है, वेरिएबल को हटाना है, वेरिएबल को 1 पुट कर दो। मल्टीप्लिकेशन की वजह 1 के मल्टीप्लिकेशन की वजह से कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा और वेरिएबल इलिमिनेट भी हो जाएगा। सो व्हेनेवर हमें ऐसा रिक्वायर्ड रहेगा कि वेरिएबल को इलिमिनेट करना है बट बाकी सारी वैल्यू एज इट इज रहे तो उसको 1 पुट कर दो। तो यहाँ पे इन सब कोएफिशिएंट्स का सम ये और ये चाहिए, तो सारे वेरिएबल्स इलिमिनेट होने चाहिए बट बाकी सारी चीजें सेम रहनी चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए? 1 1 पुट कर देंगे, तो इधर सब 1 1 1 हो जाएगा, ओनली NC0 NC1 NC2 बचेगा, बट इधर 1 + 1 2 n। समझा? कोई कंफ्यूजन? x + 3y + z + w, हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n इंटू 3y + z + w का पावर 0, यहाँ पे आएगा 3y + z + w का पावर 1। वो क्वांटिटी सेम चलती रहेगा ना, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना आप, y की जगह पे z³ डाल दो चलेगा, तो इधर z³ मतलब z³ रेज़ टू 0 z³ रेज़ टू 1 z³ का स्क्वायर वही चलेगा। आप y की जगह पे थीटा डाल दो, कुछ भी करो सब चलेगा। हाँ लेकिन 3 टर्म वालों के लिए मल्टीनोमियल थ्योरम भी है अपने सिलेबस में, पढ़ेंगे बाद में, हम मेंस में भी है, छोटा सा कुछ है बाद में आएगा। तो अब हाँ ठीक है, और ऊपर का कुछ था लेकिन पहले नोट कर लो, कहीं बहुत कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ाया है, यहीं से स्टार्ट किया है। चलो अगला हेडिंग डालो, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, अरे मिडल में होता है ना बीच वाला टर्म। बातचीत मत करो यार, 10 मिनट ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुके हैं, चुप बैठो। मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y द होल रेज़ टू n। तो अब ऑब्वियसली दिख रहा है, पास्कल ट्रायंगल के पास चले, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या था, किसके कोएफिशिएंट थे ये? 6 के ना, हाँ 6 थे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे थे? 7। तो इनमें एक मिडिल टर्म आएगा। अच्छा उससे ऊपर वाले जो थे x+, उसमें 2 मिडिल टर्म है, उससे ऊपर वाले में तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? हाँ नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर n + 1 है, ऑड है तो एक मिडिल टर्म आएगा,
11 चीजें है, 11 चीजें हैं टोटल, तो एक फिक्स मिडिल टर्म आएगा। टोटल चीजें अगर इवन है लाइक 20 चीजें हैं तो 2 मिडिल टर्म होंगे। ऐसे ही है। हाँ, लेकिन वो n का तो अलग इशू है ना, n तो खुद ही 1 बढ़ा के देता है। हाँ, तो हमने क्या लिखा है अभी हेडिंग में, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ यस x प्लस वाई द होल रेस्ट टू n। तो इसमें चीजें डिपेंड करेगी, इफ n इज इवन, दूसरा इफ n इज ऑड। जैसे n इज इवन मतलब जैसे 4 हो गया, n का वैल्यू 6 भी हो सकता है, राइट। अच्छा, तो अगर n का वैल्यू 4 होगा तो कितने टर्म्स आएंगे, 5। तो t1 t2 t3 विल बी मिडिल टर्म नाउ, t4 t5, राइट। अच्छा, ये सॉरी इसमें 6 वाले में पक्का, तो t4 एक सिंगल मिडिल टर्म आएगा। तो n के टर्म्स में कैसे बोल सकते हैं, सर जब भी n इवन है तभी एक टर्म आएगा, यस, तो सिंगल मिडिल टर्म, राइट। और कौन सा, n/2 प्लस 1। हाँ, n+2/2 या n/2 प्लस 1 ना। देखो n का वैल्यू 4 था तो 4/2 2 प्लस 1 थर्ड टर्म, 6 था तो 6/3 प्लस 1 फोर्थ टर्म, ऐसे ही होगा। अच्छा, लेकिन अगर n का वैल्यू ऑड है तब 2 और कौन कौन से, पक्का n/2। अगर n का वैल्यू ऑड है तो n/2 इंटीजर बचेगा क्या, हाँ, जैसे n का वैल्यू यहाँ पे ऐसा है ना भाई, t1 t2 t3 t4 t5 t6, तो ये 2 लोग आएंगे ना। ये n का वैल्यू कितना था इसमें, 5 ना, n का वैल्यू 5 था तो नंबर ऑफ टर्म 6 होंगे, तो 2 मिडिल टर्म आएंगे t3 t4। हाँ, तो इसमें कौन सा आएगा, t n+1/2 एंड n+1/2 प्लस 1 यस n+1/2 प्लस 1 है, एक ही बात है वो। समझ में आ रहा है क्या, कोई कंफ्यूजन। अच्छा, अब ये पैटर्न भी तुमको दिखाई दे रहा था पास्कल ट्रायंगल में। ये जो मिडिल टर्म है, कहाँ गया पास्कल ट्रायंगल, को मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा होगा, मिडिल टर्म का। अगर 2 मिडिल टर्म हुए तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा ना। इस पैटर्न में ऐड करते जाओगे तो वही चीज आने वाली है ना। हाँ, और वैसे भी यहाँ पे भी अगर आप सोचोगे, ये वाला जो चीज है tn+1, तो tn+1 क्या होता है, ये tn+1/2 अगर मैं कर रहा हूं तो ये ऐसा आएगा nc n+1/2 -1, सही है। तो y का पावर कितना, n-1/2 x का पावर, ये 2 को एलसीएम लेते आता है ना। हाँ, और दूसरे में बताओ tn+1/2 प्लस 1 कितना आएगा, nc n+1/2 y का पावर x का पावर n-n+1/2 मतलब n-1/2 ना, +1 आता है ना, बहुत बढ़िया, हाँ आता है ना। हाँ, तो बताओ ये दोनों चीजें सेम है क्या अलग अलग है, कोफिशिएंट ये एक टर्म ऐसा आया है और दूसरा टर्म वैसा, तो इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है, नहीं ये चीज पढ़ के भी रखी हमने, अगर भूल गए हो तो फिर से बता देता हूं। कौन सा वाला, NCR = NC n-r, याद है। तो ये n-1 और ये वाला n+1/2 सेम चीज है, दोनों का सम तो n आ रहा है ना। हाँ, तो दोनों कोफिशिएंट सेम है या नहीं है सर सेम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वैसा भी सोच सकते हो, इधर कैलकुलेशन ये समझता ये किया था अपन ने पीएनसी में, वेरी गुड। हाँ, तो चलो नोट कर लो फिर।
क्या करने का था नोट? कोफिशिएंट तो कर लिए थे ना? सर बुक फोल्ड ओ हाँ हाँ, उसमें फिर कंफ्यूज होंगे लोग नोट करते टाइम। अरे उसका जरूरत ही नहीं है, अंडू वापस सर ऊपर अंडू आएगा। ये लिखा है ना, सर रिक्वेस्ट यही काम का है, बस यही नोट करो। कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होगा, हाँ ऑलवेज, बिकॉज ये वाला चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर गलती से भूल गए हो तो फिर से लिख देता हूं। NCR is equal to NCR minus 1. That is, if NCX is equal to NCY, then there are two possibilities of the solution. X is equal to Y और x माइनस पर ये फार्मूला रट्टा मार लेते हैं जब क्वेश्चन में आता है, यहाँ पे समझता क्यों नहीं है? फिर अगर मैंने कहीं पे लिख दिया NCN-1/2 और NCN+1/2, तो ये कौन सी वैल्यूज ऑफ n के लिए इक्वल होंगे? ऑल ना, ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ये चीज इक्वल होगा या नहीं होगा? क्यों? इन दोनों का सम कितना हो रहा है? n। तो ये चीजें हमेशा इक्वल है। तो अगर दो मिडिल टर्म आ रहे हैं तो उन दोनों के बाइनोमियल कोफिशिएंट तो यही आने वाला है, तो हमेशा ही इक्वल रहेंगे, राइट? So currently we're looking at the binomial coefficient of the middle term in the. या We are trying to do some नहीं, हमने वो भी आइडेंटिफाई किया विच टर्म इज द मिडिल टर्म। Tn+2. हाँ, Tn/2+1 और वो जो भी है उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट तो नीचे लिखा, जो मैंने ऑलरेडी रफ कर दिया, क्योंकि उसमें फिर से तुम कंफ्यूज ना हो, जो कि ऑलरेडी हो रहे हो। n इज द फिक्स नंबर, तो फॉर एग्जांपल n अगर 4 है So R1 2 3 4 हो सकता है। तो r का वैल्यू 0 से 4 तक जाएगा, 5 टर्म्स होंगे, तो मिडिल टर्म विल बी थर्ड टर्म। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, ये आता है ना, और वो भी आता है ना, NCR प्लस NCR प्लस 1 कितना होता है? वेरी गुड। चलो तो एक क्वेश्चन लिखो, write the first three terms in the expansion of 2x plus 3y the whole raised to 20। NCR के टर्म्स में ही रखनी चीजें, NCR का वैल्यू नहीं निकालना है। फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ 2x plus 3y the whole raised to 20। चलो आ गया सबका? हाँ पूछो, क्या आ गया? हाँ अभी बाहर जाओगे क्लास से बातें करी तो 2x plus 3y the whole raised to 20, the first term will be 20c0, the 2x raised to 20 plus c1 2x raised to 19 to 3y plus किसका किसका सही गया? हाथ ऊपर करें। ये जो भी नंबर था सबसे पहले 20 में से क्या सेलेक्ट करेंगे? ऐसा, हाँ ठीक है। पहली बार में क्या करने का है? ये n था, n में से 0 सेलेक्ट करना है, और ये y, यहाँ पे कुछ 3y है ना, तो 3y का पावर 0 मतलब कितना? 1। तो कुछ लिखने का रिक्वायरमेंट है, किसी भी नंबर का पावर 0 इज 1। हाँ, और बचा हुआ सारा पावर, बचा हुआ बोलने का मतलब क्या? आउट ऑफ 20, तो 20 में से 0 को माइनस करो, कितना रिमेनिंग रहेगा? तो इसका पावर 20, ये 20 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे पावर 19, 20 में से 2 जाएगा तो 18। तो अगर मुझे कोई और टर्म भी चाहिए रहता तो निकाल सकते हैं। हाँ, तो लिखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, find the 7th term in the expansion of x square plus 1 by x का होल पावर 15। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म लिखा था अभी तो TR+1 क्या होता है? NCR, बट यहाँ पे ना x और y नहीं है, यहाँ पे कुछ और है ना। हाँ तो ठीक है, उनका वैल्यू लिख लेते हैं। कौन है बताओ?
एक्स स्क्वायर का पावर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस ना, तो n माइनस आर इंटू 1/x का पावर r। इसमें कुछ कंफ्यूजन, पक्का? हाँ, अब लेकिन मुझे कौन सा टर्म चाहिए था, तो अगर t7 चाहिए देन बताओ r का वैल्यू 6, सो t7 विल बी, n का वैल्यू कितना, 15c6, एक्स स्क्वायर का पावर, हाँ, और 1/x का पावर 6, 15c6 इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 18 माइनस 6 इज 12। कोई कंफ्यूजन? चलो अगला क्वेश्चन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to 10 in the expansion of, find the coefficient of x raised to 10 बोला ना, हाँ, in the expansion of 2 minus x raised to 35। सिंप्लीफाई नहीं करना है, एनसीआर के डब में आंसर देना है, कुछ मिसिंग है, मतलब ये कोफिशिएंट का मतलब तुम गलत समझ रहे हो, तुम बायनोमियल कोफिशिएंट निकाल रहे हो, मैंने कोफिशिएंट पूछा है। हाँ, 2⁻25 भी आएगा। हाँ, मैंने बायनोमियल कोफिशिएंट नहीं पूछा, मैंने अभी कोएफिशिएंट पूछा है। 2⁻25 करेक्ट। ओए, बातचीत नहीं। TR प्लस 1 क्या होता है, 35C R इंटू 2 का पावर 35 माइनस आर इंटू माइनस एक्स का पावर आर ना। तो मैंने क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 10। तो बताओ इस इक्वेशन में क्या पुट करें, R का वैल्यू 10। हाँ, तो जस्ट यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, R इज इक्वल टू 10। देन क्या आएगा, कोएफिशिएंट बताओ, 35C 10 इंटू 2 का पावर इंटू -1 का पावर 10, फिर वो -1 का पावर 10, तो 1 ही बनेगा। कोएफिशिएंट लिखा है तो उसमें x क्या क्या मल्टीपल है वो लिखना है। बायनोमियल कोएफिशिएंट पूछा होता तो वो होता 35C 10, तो माइनस भी आएगा ना साइन, लेकिन -1 का पावर 10 कितना हो जाएगा, 1। तो कोएफिशिएंट कितना हो गया, 35C 10 इंटू 2 का पावर 25। क्या डाउट है मेरे से पूछो। सर कोएफिशिएंट में हमने 1 क्यों डाला, 1 तो है ना, x हट जाएगा, x को छोड़ के माइनस तो था ना। अगर वो पावर ऑड होती तो नेगेटिव तो बचता ना वहाँ पे। इवन पावर है इसलिए माइनस बच गया। हाँ, इवन पावर था इसलिए माइनस इलिमिनेट हो गया। अगर ऑड पावर होता तो माइनस रहता वहाँ पे। समझ रहा है यस सर। सबको? अगला क्वेश्चन। एग्जाम में लिख के देंगे ना बायनोमियल कोएफिशिएंट। हाँ बिल्कुल देंगे, नहीं तो बोनस मार्क मिलेगा। बायनोमियल कोएफिशिएंट पूछा जाएगा तो स्पेशली दिया जाएगा, कोएफिशिएंट पूछा जाएगा तो वैसा बोला जाएगा। हाँ, द वर्ड कोएफिशिएंट वही है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बायनोमियल कोएफिशिएंट एनसीआर। यस, तो अगला क्वेश्चन, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब, जिसके पास एक्स क्यूब है वो चाहिए। फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1/3x द होल रेज़ टू 6। नहीं, x1 है ही नहीं। किसने बोला कि x1 है? बड़ा तुम ये पढ़ते नहीं है, क्या लिखा है, क्या लिखा है इसका, पढ़ के दिखाओ। हाँ, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है नहीं पता? आज की क्लास में 10 बार बोल चुका हूं, नहीं पता? फिर से पढ़ लेते हैं। अच्छा, कहीं पे लिखा है 3a प्लस 4b स्क्वायर प्लस
8z³ तो इसमें बताओ b स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? तो 4 कोफिशिएंट है या 4b² कोफिशिएंट है? पक्का? तो तुमने b को 1 क्यों लिया? बता। हाँ, तो वेरिएबल को छोड़ के जो मल्टीप्लाई में है अदर देन वेरिएबल्स, तो एवरीथिंग इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। फोर्थ टर्म है। हाँ, तो बस वैल्यू नंबर पूछा था कौन सा टर्म है, ऐसे ही बोला था ना? क्या बोला था क्वेश्चन में? हाँ, पूरा सिंप्लीफाई करके। हाँ, फोर्थ टर्म आ रहा है। विच टर्म? तो विच टर्म में आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ टर्म। द वैल्यू ऑफ टर्म कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द एनसीआर वो जो भी आ रहा है। तो उसके लिए क्या किया? पहले जनरल टर्म लिखा। क्या किसका किसका आंसर आया? 4 हाथ ऊपर करें। फोर्थ टर्म आया ना? ओके, 4 हाथ ऊपर करे, नहीं हाथ नीचे करो। 4 हाथ कहां से लाओगे? तो TR+1 क्या होगा इधर? 6CR। 2x² का पावर कितना? अगला टर्म क्या लिखूं? r ना। सो यहाँ पे टोटल अगर मैं पूछूंगा x का कोफिशिएंट, सॉरी x का पावर, तो ये तो 2 जगह से अलग अलग आ रहा है ना, तो पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो इट विल बी 6CR। ओके, ये x दोनों जगह से अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं, तो 2 का पावर कितना आएगा इधर से? 6 - r। x का पावर बताओ न्यूमरेटर में कितना है? सबको समझ में आता है? 12 - 2r। फर्स्ट बेंच, ठीक है। तो 12 - 2r इंटू ये नेगेटिव को रहने दे। अब बोलना मत सब नेगेटिव का इधर उधर, अरे इतने बड़े हो गए यार, नेगेटिव समझना चाहिए। डायरेक्ट नेगेटिव को बाहर नहीं निकाल सकते ना, हमें पता ही नहीं यार ऑड है कि इवन है। हाँ, तो डिवाइड बाय, लेकिन अभी कितना है? ये पूरा कांस्टेंट -1/3 मैंने एक साथ रख दिया, तो x का पावर थोड़ा सिंप्लीफाई होगी कहानी। 6CR इंटू, हाँ, ये 2⁻6 - r, x⁻, ये और ऊपर जाएगा तो 12 - 3r इंटू -1/3 का पावर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यस, तो पावर ऑफ x इज इक्वल टू 12 - 3r आ रहा है, और वो कितना चाहिए? 3। तो 3r का वैल्यू कितना आया? तो r का वैल्यू 3। सो r का वैल्यू 3 मतलब कौन सा टर्म? T4 टर्म, मतलब फोर्थ टर्म, राइट? उसका वैल्यू निकालना है तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैं करके तो नहीं दिखाऊं? क्वेश्चन में पूछा क्या है देखो, x³ का टर्म चाहिए ना, लेकिन ये किसका टर्म है? इसमें x का पावर कितना है? तो x³ आने के लिए क्या चीज होना चाहिए? क्या रिक्वायर्ड है? यस, पावर, दैट इज 12 - 3r शुड बी 3 ना। तो हमने वही सॉल्व किया। यही पूछ रहे थे, कुछ और पूछ रहे थे? हाँ, सो 3r का वैल्यू कितना? 9 आ गया यार। समझा? अगला क्वेश्चन, एक r की वैल्यू के 2 टर्म्स नहीं आ सकते, 2 r की वैल्यू के लिए सेम x का पावर आ सकता है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा बिकॉज वो लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे कैसे आएगा? हाँ, पर 2 r के लिए सेम x ना। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आ सकता है। यस, तो वो डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या कहानियां हैं। अगर लीनियर वाली चीज रही तब तो नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक में भी ये 1 + x का पावर 10, 1 - x का पावर 10, 100, x + x² का पावर 20, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारी जगह पे x का पावर 5 आएगा। ऊपर ऊपर अलग अलग करेंगे ना 2-3 जगह पे। हाँ, तो 2-3 जगह पे अलग अलग जगह से x की पावर 5 मिलेगी। वो ऐसा ही पूछ रहा है कि सेम पावर एक से ज्यादा जगह पे आ सकती है क्या? हाँ, इसमें नहीं आ सकती। हाँ, किसी और क्वेश्चन में आएगी जहाँ पे लेकिन टर्म्स ज्यादा रहेंगे। एक के लिए नहीं आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक, हाँ, बाइनोमियल नहीं है। मल्टीनोमियल में चीजें हो सकती है। 1 + x + x² लिख दिया। हाँ, जैसे लिखो क्वेश्चन, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ
अभी थोड़ा नॉर्मल वाला लिख लेते हैं, चलो। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ फाइंड द टर्म independent to x in the expansion of 3x plus 1 by 2x square the whole raised to 7. Independent of 7 का मतलब independent of x पावर 0 सेवन्थ टर्म, एट्थ टर्म, कौन सा टर्म? क्यों, किस खुशी में? लेकिन एक का पावर 0 है तो दूसरे का पावर तो 7 आ जाएगा ना। टोटल वैसे वो एट्थ टर्म होगा। इसका पावर तुमने 0 किया तो इसका पावर में तो x बचेगा ना, इसका 0 किया तो इसमें भी x आएगा। दोनों में x वाले टर्म्स है ना। हाँ वो देखते हैं एक भी आएगा कि नहीं आएगा, देखेंगे। नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, सो नो सच टर्म एग्जिस्ट। मतलब विदाउट एक्स, मतलब हर एक टर्म में x तो आएगा ही आएगा ये वाले में। करेक्ट। विदाउट एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मीन्स विदाउट एक्स। यस, एक भी टर्म एक्स वाला। सो फिर से क्या किया, टी आर प्लस 1 लिखा, क्या जनरल टर्म लिखा। ओके, तो टी आर प्लस 1 इज 7CR 3x का पावर 7 माइनस आर इंटू 1 बाय 2x स्क्वायर का पावर r कितना होता है बताओ? 3 का पावर 7 माइनस आर, x का पावर। मैं डिटेल में लिख रहा हूं, तुम यहां से जितनी चाहो उतनी स्टेप्स स्किप कर सकते हो। ऐसे आएगा, टी आर प्लस 1 इज 7CR 3 माइनस आर बाय 2 x का पावर। तो ये वाला टर्म नहीं चाहिए, तो 0 होना चाहिए। हाँ, मीन्स उसका पावर शुड बी 0। इंडिपेंडेंट ऑफ x ना, इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स उसका पावर शुड बी 0। सो फॉर 7 माइनस 3r इक्वल टू 0, r शुड बी, बट ये इंटीजर है क्या? नहीं, तो ये इंटीजर नहीं है। तो अगर r का वैल्यू इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे नो सच टर्म एग्जिस्ट। मतलब डिपेंड करेगा ना, इधर क्या पावर है, इधर क्या पावर है, ऊपर क्या पावर है। जैसे अगला क्वेश्चन, मैंने अगर ऐसा क्वेश्चन लिख दिया तुम्हारे सामने, चलो रूट x प्लस 1 बाय एक्स का पावर 3 द होल रेस्ट टू, हाँ कितना? 420 हाँ, अरे रुक जाओ रे भाई, कुछ तो आंसर है, ऐसा लेने दो ना तुम्हारे चक्कर में। 4 इधर ले लिया था, 12 आ जाए, 24 और 4, ठीक है ले लिया, बस तुमने बोला ले लिया। सो विच टर्म विल बी इंडिपेंडेंट टू एक्स? फिफ्थ टर्म। या वैल्यू नहीं पूछी मैंने, सिर्फ पूछा कौन सा टर्म। हाँ, अगर मैंने बोला होता फाइंड द टर्म तो पूरा निकालना पड़ता ना। अभी सिर्फ विच टर्म इज द इंडिपेंडेंट, ऐसे बड़ा आसान है। सिर्फ क्या आएगा वो 28CR ही आएगा ना, कोई और कोफिशिएंट है ही नहीं। 4 का वैल्यू कितना आ रहा है? 4। यस, फिफ्थ टर्म आया यार ना। अच्छा लग रहा है ना? ऐसा ही है मेंस में। अरे जितना अभी पढ़ा इतने में 2-4 PYQ हो जाएंगे अभी के, 10 हो जाएंगे। अरे एक ही साल के 2-4 हो जाएंगे, और क्या, यही सब है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 5 मंगा गए बैच में। और है अभी 1 घंटा पढ़ना बाकी है, वो सब भी आएगा। ये हो गया, किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो अगला क्वेश्चन।
if the coefficient of 4r plus fifth term, coefficient of 4r plus fifth term and 2r plus 1th term is equal in the expansion of 1 plus x raised to 22, if coefficient of 4r plus 5 and 2r plus 1 term is equal, then find r. If coefficient of 4r plus 5th term and 2r plus 1th term in the expansion of 1 plus x the whole raised to 22 is equal, then find the value of r. चलो तो मुझे चाहिए, अबे इतना देर का है ही नहीं, 2r plus 5 क्या आएगा? देख लो इतनी देर का है ही नहीं, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे इतनी देर में। 22c अच्छा 22 है, मैंने 32 लिया। प्लस 3 x की पावर अबे कुछ भी लिख दो, हाँ 4r plus 4, अच्छा यहाँ पे ना, हाँ x का पावर 4r plus 4, ठीक है। दूसरा टर्म बताओ, 2r plus 1 इक्वल टू 22c 2r, x की पावर 2r, समझ में आ रहा है? ये जो नीचे नंबर होता है वही पावर में, इधर भी जो नीचे नंबर है वही पावर में, इन दोनों के कोएफिशिएंट तो कोई नंबर है ही नहीं, सिर्फ यही कोएफिशिएंट तो है, तो ये दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल। तो 4r plus 4 is equal to 2r एक पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली 22c 4r plus 4 should equal to 22c 2r, तो या तो ये दोनों इक्वल हो या फिर इन दोनों का सम कितना आ जाए? n 32। हाँ तो इक्वल हो रहे हैं क्या दोनों? नहीं, हाँ, अगर इक्वल आएंगे तो r का वैल्यू -2 कभी होता है? r का वैल्यू -2 नॉट पॉसिबल। तो दूसरा वाला 4r plus 4 is equal to 32 minus 2r equal 3। हाँ इज इक्वल टू आ गया सर 3r। तो 6r इक्वल टू कैलकुलेशन मिस्टेक किया। 18, तो r का वैल्यू 3, इतना ही था। और मैंने बहुत सारे स्टेप एक्स्ट्रा लिखी है, तुमको इतनी जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ठीक है करते रहो, समझा सबको? प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है इसमें, पर सर मैंने 32 लिया था ना। करते रहो गलती। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 4y plus 3x का पावर 12। फाइंड द मिडिल टर्म in the expansion of 4y plus 3x का power 12, तो which term will be the middle term? 7, तो we just have to find the 7th term। हाँ ये हटाओ ना पुराना वाला, so middle term will be just, ये n का वैल्यू तो इवन है ना, यस, तो n by 2 plus 1, समझ में आ रहा है? ये सबको समझा क्या? हाँ तो ये T7 हो गया, बेसिकली T6 plus 1, so it will be 6 ही आएगा ना दोनों जगह पे। हाँ अगला, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 4 इन द एक्सपेंशन। इसमें कुछ डाउट है? नहीं। किसी को डाउट है इसमें? So find the coefficient of x raised to 4 in the expansion of 1 plus 2x plus x square whole power 10, 1 plus 2x plus x square the whole power 10, coefficient of x raised to 4। तो अभी 3 लोगों के लिए तो बाइनोमियल पढ़ा नहीं है ना, पर अंदर वाला चीज सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? क्या है अंदर वाला बताओ? x plus 1 the whole square, 1 plus x का पावर 2 उसका पावर 10 लिखा है क्या? अंदर वाला कंप्लीट स्क्वायर दिखाई दे रहा है? हाँ तो पूरा चीज कितना बन गया? 1 plus x का पावर 20, तो मुझे सिर्फ इसी में x का पावर 4 चाहिए ना,
तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा बताओ, 20c4 x का पावर 4, 1 का पावर कुछ भी रहे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो कितना आया कोएफिशिएंट पल बताओ, 20c4 इंटू भी कुछ आएगा नहीं, हाँ नहीं आएगा ना, x तो वेरिएबल है बेटा। हाँ तो फिर से कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, अभी तो तुम सीख गए थे ना। हाँ तो x के मल्टीपल वाला 1 को लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 को क्यों लिखेंगे अभी, समझा? कुछ डाउट है? अगला क्वेश्चन। अच्छा ये अलग अलग है क्या? हाँ तो वो भी लिखा है, अलग आंसर क्या आएगा, तो सेम है कि अलग है? हाँ 4 + 16 = 20, NCR NCN - R सेम ही होता है। हाँ सब ने 16 ही निकाला होगा ज़्यादातर, हाँ क्योंकि हमें x + 1 लिखने का आदत है, सही है ना? तो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, सब टाइप के हो गए ना क्या बच्चा? हाँ फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 - 5x + 6x² the whole raised to 5. Yes, find the sum of all the coefficient in the expansion of this. सब वेरिएबल्स का वैल्यू 1 पुट करना रहता है ना कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए, तो ओनली सब्स्टिट्यूट x = 1। यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल को हटाना है और उसकी जगह पे 1 लिखना है, ठीक है? अगर पूरा मैं ओपन करता तो इस टर्म का कुछ ना कुछ आता ना, अलग अलग कोएफिशिएंट, उन सब में से x को हटाना था, बट अभी इसको ओपन करना तो नहीं आता है ना हमें, आ भी जाता तब भी वैसा काम नहीं करते, सिर्फ वेरिएबल को हटाना है तो x को 1 पुट कर दो। किसी भी टर्म में वेरिएबल की जगह पे 1 लिख दोगे तो क्या बचेगा, उसका कोएफिशिएंट। ऐसे होगा ना, x हट जाएगा ना, कुछ भी पावर आए x तो हट ही जाएगा। समझ में आता है? वेरी गुड। तो क्या बचेगा, 2 - 5 + 6 का पावर 5, 3 का पावर 5, इसको बोलते हैं 243। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द, क्या आएगा, एंड। फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x + 3y। आसान आसान से ले रहा हूँ मैं ना, लॉग वॉग भी आ सकता है, अंदर कुछ भी आता है, हाँ मतलब ऐसा भी आता है log x + y की पावर log b + ऐसा कुछ भी आ जाएगा, द होल पावर। कौन सा बोला? हर बुक मॉड्यूल में भी बोलेंगे, एग्जाम में भी आता है, सब जगह आता है। x और y, xy ले रहा हूँ ना मैं, 1/x 2/x 3/x कुछ भी आएगा, 1/log x, अंदर कुछ भी आ जाएगा। तो फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये जो भी लिखा है 2x + 3y का पावर 20। x का पावर कितना आना चाहिए, 6 नहीं, x का पावर 6 चाहिए और y का पावर 14। दो तरीके से कर सकते हो, हाँ x का पावर 6 आया नहीं, 13 नहीं बेटा, दो तरीके हैं करने के। आप लास्ट वाले टर्म का काउंटिंग आगे से कर लो, स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे आएगा, या फिर पूरे बायनोमियल एक्सपेंशन को ही उल्टा लिख दो। उल्टे में तो रीड कर सकते हैं ना, हाँ तो क्या करूं, उल्टा लिख देते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो भाई एंड से 7 इन, देख लो E7 का कॉमन सेंस समझ में आ रहा है, इन 2x + 3y raised to 20 विल बी स्टार्टिंग से 7 इन 3y + 2x, यस 3y + 2x द होल रेस्ट टू 20। ये S7 मतलब स्टार्टिंग हो गया और ये एंडिंग लिखा है, ठीक है, सेम कहानी आएगी। कुछ डाउट है इसमें? अच्छा दूसरा मेथड, हाँ दूसरे मेथड में भी जाएंगे, ये वाला पर ज़्यादा आसान है,
उस पर भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ये समझ में आ रहा है पहले? अच्छा ये ओपन करेंगे। अच्छा दोनों को ओपन करते आता है? इसको ओपन करोगे 2x प्लस 3y रेस टू 20 को, तो ये क्या आएगा 20c0 2x का पावर 20 प्लस 20c1 2x का पावर 19 इंटू 3y एंड सो ऑन। द लास्ट टर्म विल बी 20c20 यस 3y का पावर 20। सही है? और ये वाला जो चीज है दूसरा वाला, तो दूसरे वाले को अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा 20c0 3y का पावर 20 ना। ऐसे ही चलते चलते इसमें सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगा 20c20 2x का पावर 20। तो वेरिएबल को देखो, इसमें जो पहला टर्म आया था इधर लास्ट टर्म है क्या वेरिएबल, इसका वेरिएबल यहाँ पे 3y का पावर 20 था लास्ट टर्म में, इसमें फर्स्ट टर्म में 3y का पावर 20 है। समझ में आ रहा है? एंड कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट तो फर्स्ट और लास्ट का कैसा होता है सेम भाई, 20c0 20c20 तो सेम है, तो फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट सेम, सेकंड एंड सेकंड लास्ट का कोएफिशिएंट सेम। तो अब डायरेक्टली ये भी दिख रहा है पावर्स इंटरचेंज हो गई। तो इसमें मैं लास्ट से ये 1 बोलूं, फिर इधर में आएगा एक लास्ट से 2 3, तो इसमें फर्स्ट से ही बोल दूं ना मैं 1 2 3, क्या दिक्कत है? सही है? हाँ, तो इसमें एंडिंग से 7 मतलब उसके अगर वेरिएबल्स का ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो स्टार्टिंग से 7 हो जाएगा, राइट? और कितना आएगा वो बताओ? 20c6। एक कम आता है ना इधर आर का वैल्यू, यस 3y द होल रेस टू 20 माइनस 6 कितना 14 2x का पावर 6। मैंने पहला मेथड से हाँ तो गलत किया, देख लेते हैं। ये समझा वैसे कर रहे हैं पहले मेथड से, इसमें कोई डाउट? अच्छा अब दूसरा वाला मेथड, ये स्टार्टिंग से n+1th टर्म विल बी एंडिंग से पहला टर्म। देख लो कोई कंफ्यूजन इस बात में? टोटल नंबर ऑफ n+1 होते हैं ना। अच्छा तो स्टार्टिंग से nth टर्म विल बी E2 ना, तो Sn-1 विल बी E3। कोई कंफ्यूजन? तो बताओ SR क्या आया, या SR नहीं इधर लेके आता हूं मैं, E1 ER क्या आएगा पक्का? स्टार्टिंग से n-r ऐसा पुट करके देखो। +1 हाँ, R का वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे n+1 आना चाहिए, R का वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे R का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो कौन सा टर्म आना चाहिए एंडिंग से पहला, स्टार्टिंग से n+1 टर्म। पक्का? इको 1 डालूंगा करेक्ट, तो एक और +1 करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये वैसा है। आपको एपी का याद है क्या? स्टार्टिंग से rth टर्म विल बी लास्ट से n-r+1th टर्म, बट यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हैं n+1। हाँ, तो ये स्टार्टिंग से n+1 -r+1th टर्म। हाँ, अब r का वैल्यू आप 1 डालो तो इधर n+1 आना चाहिए। आ रहा है क्या? सही है? हाँ, तो अब वो 13 नहीं 14 ही आएगा। तो वही गिनती करने का तरीके सीख रहे ना बेटा। 50 उंगलियां लगाओगे। 15th टर्म आया क्या? हाँ 15th टर्म आया। अच्छा ऐसा काउंटिंग कर लिया तुमने ना? 21 - 6 क्यों किया? क्योंकि फिर 21 - 6 करने का 21 से 7th टर्म आएगा पीछे। हाँ ये वही बात है, n+1 - r+1 वही तो लिखा है ना। n+1 मतलब इस केस का 21, उसमें से r -r+1 -7+1 मतलब 6। हाँ मैंने ऐसे 20th जो स्टार्टिंग से टर्म है, हाँ पीछे से पहला टर्म नहीं, 21st टर्म विल बी द फर्स्ट टर्म। सीरीज का फॉर्मूला का इसलिए गलत है। स्टार्टिंग में 0
NC 0 बेटा n+1 टर्म से ना, कितनी बार चिल्लाया अभी अभी, वो इसलिए n माइनस आर और प्लस 1 नहीं लगा। समझा? कोई कंफ्यूजन? अच्छा तो ये कौन सा मेथड यूज करोगे? ठीक है, कोई सा भी कर लो, पहला वाला भी इजी है, दूसरा वाला भी आना ही चाहिए। अपने को यार सीरीज पढ़ रखा है यार, तुम लोग ऐसे मत करो। हाँ तो गलती कर दोगे तो पहला वाला ही करो तुम लोग, ठीक है? तो उसमें n+1 भूल गए तो भाई -1 मार्क्स ले क्या होगा, एक 1 की वजह से। और ऑप्शन में रहेगा वो ऑब्वियसली ये रहेगा, हाँ +1 की जगह से -1 आ जाएगा। तुम 1 भूलो वो तुमको -1 देंगे, सही बात। हाँ अभी डाउट है इसमें किसी को? अगला क्वेश्चन से पहले चाहो तो थोड़ा सा हेडिंग लिख दो, क्वेश्चन ही करने वाले हैं बट पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। रैशनल टर्म्स, रैशनल पहले रैशनल टर्म, चलो फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म, क्वेश्चन ही है उसमें। फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म। तो अब रैशनल टर्म मतलब पावर्स फ्रैक्शन बचेगी क्या? नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, जनरल टर्म लिखो और वहां से आइडेंटिफाई करो दोनों का पावर इंटीजर कब आएगा। सर एक पर पावर फ्रैक्शन में बच सकता है अगर अंदर का मतलब यहाँ क्वेश्चन की बात आ रही है, नहीं बचना चाहिए। तो ऐसे कितने टर्म्स होंगे जिसमें 2 और 3 दोनों का ही पावर इंटीजर आ जाए, तभी तो वो टर्म रैशनल बनेगा। अदरवाइज √2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 2 और √3 दोनों ही कैसे नंबर्स हैं? इररैशनल। जब दोनों का ही पावर इंटीजर आ जाएगा, 2 का भी एंड 3 का भी, तब वो टर्म कैसा बनेगा? रैशनल। तो हमें क्या फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स यहाँ पे आएंगे। तो जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म समझते हो? TR+1 इक्वल टू 60CR। हाँ तो बताओ, कौन बातें कर रहा है? √3 का पावर इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर। हाँ तो ये तो 60CR तो फिक्स है ना, ये ऑलवेज इंटीजर है, फॉर एवरी R इट विल बी एन इंटीजर। तो यहाँ पे ये जो 3 का पावर है वो 60 - R/2 चाहिए, इंटू 2 का पावर R/3 चाहिए। तो यहाँ से अगर ये वाला चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या लिखा है, 3 का पावर 30 - R/2। तो अगर ये वाला नंबर इंटीजर आ रहा है तो R का वैल्यू 2 का मल्टीपल होना चाहिए, सही है ना? हाँ, इंटू यहाँ से 2 का पावर R/3 है, तो R का वैल्यू किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 का। तो इधर 2 का मल्टीपल हो और इधर 3 का मल्टीपल हो, तो ऐसे नंबर है 0 भी तो है। तो R का वैल्यू मैंने अगर 0 रखा तो इधर 0 पे ये तो इंटीजर हो जाएगा और ये वाला भी इंटीजर आएगा क्या? हाँ, तो 0। उसके बाद 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए ना, कौन सा आएगा? 6, फिर 12। तो 6 का टेबल बनेगा कहां तक? हाँ 60 भी इंक्लूड होगा, हाँ मतलब इधर 54 और फिर 60 तक जाएगा, राइट? कितने हुए टोटल? टोटल 11 डिफरेंट R। तो आंसर यस 11 रैशनल टर्म्स रहेंगे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे वैसे इसके एक्सपेंशन में? 61। उसमें से रैशनल ओनली कितने हैं? बाकी सब इररैशनल है। समझ में आ रहा है? सो 50 टर्म्स विल बी इररैशनल टर्म्स। अगला क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, पहले पूछ लो, बड़ा ही काम का है। कोई डाउट ना है? यही सब छोटी छोटी चीजें पूछता है। इरेशनल के लिए ऐसा नंबर चाहिए कि एंड में फ्रैक्शन आएगा पावर। हाँ डल माइनस करेंगे ना, खेल खत्म। और क्या, फ्रैक्शन तो बहुत जगह पे आएगा। ये हटाओ, चलो अगला क्वेश्चन।
फाइंड अगेन वही है नंबर ऑफ rational term in the expansion of root 2 plus root 7 का power 15. No such term exists. All terms will be irrational in the expansion of this. Yes, all 16 terms will be irrational. क्या आएगा भाई ये? एंड टी आर प्लस वन तो निकालते आता है ना, तो 2 का पावर एनसीआर तो ठीक है, 2 का पावर आर बाई 2 और 7 का पावर भी, तो यहाँ से दिख रहा है क्या 15 माइनस आर बाई 2 भी इंटीजर चाहिए और आर बाई 2 भी इंटीजर चाहिए, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो इधर वाले इंटीजर के लिए आर का वैल्यू किसका मल्टीपल आना चाहिए 2 का, दैट इज इवन नंबर। हाँ तो r का वैल्यू 2i2, तब यहाँ पे पुट कर दो, तो 12 माइनस 15 माइनस इवन नंबर विल बी ऑड नंबर, ऑड बाय 2 कभी इंटीजर आएगा नहीं आएगा। हाँ अगर आपको नहीं समझता तो आप अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखो, जैसे यहाँ से r का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है 0 2 4 6 8 यही सब पॉसिबल है। आपको नहीं चमक रहा इन दोनों में, नंबर सिस्टम अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है नहीं चमका कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज निकालते आएगी उसको उठा के यहाँ पे पुट करते आएगा, करके देखो आई इंटीजर आता है क्या, 0 पुट करेंगे तो 15/2, 1 पुट 2 पुट करो 13 14, फिर तो पैटर्न समझेगा ना। हाँ तो ये कभी भी इंटीजर नहीं आ रहा है तो नो रैशनल टर्म। समझ में आ रहा है? अगला फोर रेस टू 1/3 प्लस 1/6 रेस टू 1/4 द होल रेस टू 20, इसमें बताओ। चलो मैं भी ट्राई करूं क्या? तो क्या आएगा TR+1, ये TR+1 से ये R तक आने की कहानी तो समझ गए ना, कम से कम कोफिशिएंट तो निकालना सीख गए ना आज की क्लास में। चलो बहुत बढ़िया, 20CR 4 की पावर इंटू 3 था इंटू 6 का पावर, क्या हुआ क्या डाउट है पूछो, कुछ डाउट है? पक्का? हाँ फिर बातें क्यों हो रही है? 6 रेस टू minus r/4, so both should be integer, right? So 20 minus r/3 should be integer, let's I1, and minus r/4 should be integer, I2. So r should be the multiple of 4. So from यहाँ से r का वैल्यू 0 4 8 12 कहाँ तक 16 20, सही है। लेकिन इधर से क्या होना चाहिए, तो r का वैल्यू, हाँ या तो हिडन ट्रायल से देखो या फिर i के टर्म्स में सिचुएशंस बनाओ, थोड़ा कुछ दिखेगा। तो ये 20 माइनस r इज इक्वल टू 3i ना, सो r इज इक्वल टू 20 माइनस 3i, तो 3 का मल्टीपल माइनस करेंगे और उधर वो 4 के मल्टीपल वाली कहानी है, तो दोनों के कॉमन वाले टर्म्स, तो 4 3 जा 12, पर फिर 20 भी ले सकते, तो क्या ले सकते हैं 12 अभी के लिए 4 आई का वैल्यू 12 ले सकते हैं। अच्छा यहाँ से भी 20 आएगा, वहां से भी 20 आएगा, या तो आप दो देखो ये हमेशा आई के टर्म्स में चीजें बनेगी तो लीनियर टर्म बनेगा ना आर में, दैट इज एपी बनेगी क्या, तो ये दो एपी है ना, एक एपी ये बनेगी, दूसरा वाला एपी इधर आएगा। हाँ तो इधर आर का वैल्यू पहला वाला 20, दूसरा वाला आई का वैल्यू 1 पुट करो ना, 17 14, बहुत बड़े नंबर भी होते हैं, 20 की जगह पे 120 होता, 200 होता, एपी तो लिख सकते हैं। लास्ट टर्म में क्या आएगा बताओ, तो लास्ट में सबसे बड़ा नंबर, ताकि ये वाला चीज बस 0 से थोड़ा सा बड़ा रहे या 0 रहे। हाँ तो 6 3 जा 18, 2 बचेगा ना 2, और ये 3 था ना तो 2 और इधर 5,
हाँ मतलब ठीक है, वो तो अब यहाँ पे तो बहुत छोटा है, हमने पूरे ही लिख लिए हैं। नहीं 12 आया क्या? 11। अब ये तो बहुत छोटा नंबर था तो हमने डायरेक्टली लिख लिया आर की वैल्यूज। तो कितनी, हाँ अदरवाइज नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ दिस एपी, इसको उल्टा करके देख लोगे ना तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ एपी देख सकते हैं। अब यहाँ पे 1000 डाल दे पावर, वो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और पता है कि एपी के कॉमन टर्म्स कैसे आते हैं? उनका एलसीएम से, लेकिन उनके एलसीएम से तब आता है जब पहला कॉमन टर्म आपको दिख जाए। पहला कॉमन टर्म आने के बाद कॉमन डिफरेंस विल बी द मल्टीपल ऑफ देयर कॉमन डिफरेंस। जिससे इन दोनों का कॉमन डिफरेंस नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि उनका एलसीएम उनका फर्स्ट टर्म होगा। कॉमन टर्म ही नहीं है एलसीएम किसका, उनके डिफरेंस का एलसीएम। कॉमन टर्म तो चाहिए ना, क्या मल्टीप्लाई थोड़ी कर दोगे दोनों टर्म को? इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई इसका पहला टर्म 0 है, इसका 2 है तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 विल बी कॉमन डिफरेंस। नहीं चलेगा ना कि वो 4 के मल्टीपल है तो 4 के और ये किसके। हाँ, ऐसा गलती नहीं करने का, इस बहुत कंफ्यूजन होता है। तो दिख रहा है क्या कौन कौन है आर की वैल्यूज? 8 और 20, तो 2 वैल्यूज आई, समझा? हाँ, अगला एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ये हटाओ। कुछ ले लेते, 3 का पावर 1/4, 4 का पावर, अरे अभी क्या लिया था, चलो 1/5 ले ले क्या एक बार, 1/5 का पावर 100 ले लेते हैं। बड़ा नंबर भी तो ले ना थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा। चलो बताओ भाई, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, इसका आंसर बताओ। ठीक, टीआर प्लस 1 का वैल्यू 100 CR, हाँ इंटू, तो दिख रहा है यहाँ से 5 का मल्टीपल, हाँ तो इधर से 4 का मल्टीपल और इधर से, तो ऑब्वियसली कौन से आ जाएंगे, 0, 20, हाँ। अच्छा अब ना ये बायनोमियल का एक और एप्लीकेशन है, कुछ 10 मिनट बचा है ना, हाँ बहुत है, 2 मिनट तो एक्स्ट्रा दे ही दोगे ना? मत देना, तुम्हारी मर्जी, मैं ले लूंगा। मुझे कुछ चाहिए ऐसा 50 से कर ले, बड़ा नंबर नहीं हो, छोटा नंबर ले, हाँ जान दो ना, क्या ही फर्क है। 50C, बताओ बताओ, 40, चलो ठीक है, 50C 40, 40 से एक कम क्या होता है, 49, 49C 40, 48C 40, 47C 40, टिल ये 40 40C 40 तक जाना है। तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, हाँ बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आने वाला है वो 51C 41, हाँ मतलब फॉर्मूला ऐसा है, कैसे लिखूंगा, M - K CR, नीचे वाला चीज सेम है, K का वैल्यू लेट्स 0 से लेके, हाँ कहानी गड़बड़ है, ये लास्ट में क्या बचना चाहिए, R ना, तो M - R तक, मतलब ये वाला चीज ऐसा आएगा, MCR प्लस M - 1 CR, M क्यों N लिखना चाहिए था ना मैंने, N ही लिखते हैं ना हम लोग। बोल देना देवज ने तोड़ दिया। बच्चे से गिर गया, चल रहा था गिर गया। चलो अच्छा है, अभी चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत, कहां तक जाएगा ऐसा लास्ट में, RCR तक, तो ये वैल्यू आती है अपने पास N+1 CR+1। तो किस में प्रूफ करूं, नंबर्स में या
हाँ उसमें ऊपर वाले में कि इसमें ऊपर वाला अच्छा पहले इतना लिखना ये फार्मूला लिखोगे पहले फार्मूला लिख लो फिर क्वेश्चन लिखना उसके नीचे हाँ ये फार्मूला है फार्मूला हाँ फार्मूला इसका नाम ये आर सेम 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 आ रहा है ना तो उसके लिए कुछ लिख लो आर 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 फॉर्मूला ऐसा मत लिखना रे बस ऐसा लिख लेना का बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम व्हेन वैल्यू ऑफ आर इज कांस्टेंट ऐसा और आर कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग सर जो नेक्स्ट आइडियल का नाम और बेटर अगर आपको इतने पसंद नहीं आते बताओ क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 40 इन 1 प्लस x रेज़ टू n कितना आएगा 1 आएगा n से सिर्फ एक ही इंसान को समझा अभी तक बाइनोमियल कोफिशिएंट ही आएगा ना हाँ ये लिख लिया रे हाँ लिख लिया तक हाँ तो अगर मुझे चाहिए तो ये अगर मुझे चाहिए कि 50 से स्टार्ट की थी ना तो ये 50 से 40 क्या लिखा हुआ है बताओ कोफिशिएंट के टर्म में रीड करके दिखाओ कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 40 इन द एक्सपेंशन ऑफ करेक्ट अच्छा तो ये दूसरा वाला बताओ क्या था यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 40 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू हाँ ये सब क्या है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 40 इन किसमें अरे यार क्यों हटाया 50c 40 प्लस 49c 40 एंड सो ऑन राइट तो ये वाला क्या है इन कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 40 इन 1 प्लस x रेज़ टू 50 ऐसे ही है अच्छा इसमें भी तो किसका कोफिशिएंट था 49 में ना अच्छा तो इन दोनों को ऐड करूंगा और उसके बाद दोनों में से x रेज़ टू 40 के कोफिशिएंट्स को उठाऊं तब भी वैल्यू सेम आएगी ना मैंने पहले x 1 प्लस x का पावर 50 लिखा एक पेज पे दूसरे पेज पे 1 प्लस x का पावर 49 लिखा फिर दोनों जगह से x रेज़ टू 40 का कोफिशिएंट उठा के ऐड कर दिया या फिर मैंने पहले इन दोनों को ऐड कर दिया फिर उसको तो ये साथ में लिखेंगे तब भी x रेज़ टू 40 का कोफिशिएंट इधर से और इधर से आने के बाद जब ऐड करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी ना हाँ सर तो मैं पहले कोफिशिएंट्स को मतलब डायरेक्ट कोफिशिएंट्स को ऐड करूं या पहले इन नंबर्स को या इस एक्सप्रेशंस को ऐड करूं देन x रेज़ टू 40 का कोफिशिएंट निकालूं सेम आएगा कि अलग अलग आएगा सेम आएगा ना x रेज़ टू 40 एडिशन ही कर रहे हैं कोफिशिएंट का एडिशन तो सेम ही रहेगा तो इसमें और किसमें 1 प्लस x रेज़ टू 48 ऐसा कहां तक जाना है 1 प्लस x रेज़ टू 40 तक ना तो कहीं जीपी तो नहीं दिखाई दे रही सर 1 से वो कम हो रहा है हाँ इधर से देखो उधर से देख सकते हो तो इंक्रीजिंग जीपी है इधर से देखोगे तो डिक्रीजिंग है मैं उल्टा लिख लूं हाँ तो एक जीपी दिखाई दे रहा है क्या यस तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 40 इन मैं जीपी को थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूं कॉमन रेशियो का कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा राइट ये जितना लिखा है इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ ये इतना आसान चीज नहीं है जो लिखा है बोर्ड पे सोच लो हाँ x40 क्यों निकाल रहे हैं बिकॉज़ हमें सबका एडिशन करना है हाँ बिकॉज हर बार हाँ सबका एडिशन करना है तो हमें डायरेक्ट वैल्यू अलग अलग नहीं पता है लेकिन ये सबका एडिशन करके हम एक सिंगल एक्सप्रेशन बना सकते हैं भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें है ना तो बहुत सारी चीजें अलग अलग निकाल के हम लोग हाँ हम दूसरी सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे वी
only want whatever. हाँ, बाद में हम लोग x raised to 40 निकालेंगे, बस बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे। करेक्ट। और यहाँ पे ये सारी चीजें जो है तो अभी सब अलग अलग निकाल के ऐड कर सकते हैं, बट ये तो बहुत मजदूरी वाला काम होगा। तो इतनी सारी चीजों को सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और उसका कोएफिशिएंट। हाँ, तो वही काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल कर सकते हैं, वो काम भी चल सकता है। हाँ, वही बात है ना, फर्स्ट टर्म कॉमन टर्म। तो ये जीपी दिखाई दे रही है, इसका फर्स्ट टर्म बताओ। 40 कॉमन रेशियो बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। तो सम बताओ। 1 plus x raised to 40 हाँ, 1 plus x raised to 11 minus 1 divided by ऐसे आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो बताओ कितना आया ये? 1 plus x ratio 51 minus ये 40 के अंदर मल्टीप्लाई किया ना, 51 minus 1 plus x ratio 40 by x। ये 1 1 कट गया, तो सबके डिवाइड में कौन है? इसमें कोई कंफ्यूजन? और मुझे इसमें से क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 40 इन दिस। बताओ क्या डाउट है? निकालो। तो अब इसमें 40 चाहिए, लेकिन ये डिवाइड में तो हर बार x आएगा। तो मुझे एक्चुअली ऊपर से क्या चाहिए? 41 ना, ये डिवाइड में एक x कम हो जाएगा ना फिर। लेकिन इसमें तो 1 plus x का पावर 40 ही है, तो हाईएस्ट पावर कितना आएगा इधर से? 40 by x 39, लेकिन हमें तो 40 चाहिए था। तो इधर से कुछ मिलेगा? तो ओनली कहाँ से मिलेगा? तो ये 40 plus 11 कितना? 50। इसमें से टोटल 40 चाहिए, तो न्यूमरेटर में से 41। हाँ, मतलब मैं इसको और लिख सकता हूँ ऐसे। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 40 इन 1 plus x का पावर 51 माइनस 1 plus x का पावर 40 डिवाइडेड बाय x। तो ये वाला जो चीज है, इसमें मैक्सिमम पावर कितना आएगा? यस, ये x रेज टू 40 बाय x वाले टर्म की यही आएगा। और इसमें अगर मुझे चाहिए था कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 40 इन दिस, so coefficient of x raised to 41 in numerator 1 plus x raised to 51। समझ रहा है ये? क्यों 41? Because नीचे divide by x। नीचे में एक x था, तो इसमें बताओ 51 का क्या आएगा? 41 का तो ये लिखा था क्या? r के टर्म में करेंगे तब भी यही आएगा। सर ये क्या हुआ? ये 41 समझा? ओके, नो सही रुको, अब ऐसे समझा लो, हाँ लिखना ही है। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 40 इन दिस ना, इसको ओपन करो, क्या आएगा? 51c0 प्लस 51c 1x प्लस 51c 2x स्क्वायर प्लस 51c 3x क्यूब एंड सो ऑन टिल 51c 51x रेज टू 51। बताओ कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसके बीच में और एक दो टर्म्स थे, 51c 40 x रेज टू 40, 51c 41 x रेज टू 41, और ये लास्ट वाले। इस टर्म के डिवाइड में क्या था? सिंपलीफाई करते आएगा। तो इसमें बताओ x की पावर 40 का कोफिशिएंट क्या है? 51 ये वाला ना, समझ गए सर। एक x कटेगा ना। हाँ, तो फॉर्मूला क्या हुआ? हाँ, मतलब वही था अपना क्या, NCR प्लस n-1 CR एंड सो ऑन, राइट, टिल RCR। कितना होता है? n+1 CR+1। चलो नोट कर लो। सर स्क्रॉल
सर आपने और 4 कहाँ से था यहाँ से कोई नोट कर लो